नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 का अध्याय 2, जिसका नाम है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। बच्चों, आज हम इसके अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं अभ्यास प्रश्नों का हल करना। देखिए, सबसे पहले हम फिर से याद करे वाले प्रश्न करेंगे और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हमें जोड़े मिलाने हैं। देखते हैं सबसे पहले क्या है हमारे सामने। देखिए, दीवानी है और इसके सामने टीपू सुल्तान है। फिर है शेर ए मैसूर, इसके सामने भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। रानी चेन्नम्मा, सिपाही, फिर सिपाही, भारत का पहला गवर्नर जनरल। उसके बाद में वारन हेस्टिंग्स, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व। ये सारे जो जोड़े हैं ये सुमेलित नहीं है। आइए इन्हें सुमेलित करते हैं। देखिए, दीवानी यानी क्या होता है? भू राजस्व वसूल करने का अधिकार अब कंपनी के हाथ में आ गया। तो दीवानी यानी भू राजस्व वसूली करने का अधिकार। शेर ए मैसूर टीपू सुल्तान को कहा जाता है। टीपू सुल्तान ने बिना हथियार के शेर को मार गिराया था, इसलिए। इसी के साथ रानी चेन्नम्मा, कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद है ना आपको। सिपाही यानी सिपॉय, ठीक है, सिपॉय जो कि अंग्रेज अपनी आर्मी को कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। वारेन हेस्टिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल। तो बच्चों, ये हो गए हैं मिलान करो वाला प्रश्न पूरा। चलिए अब हम देखते हैं, आइए विचार करें। इसमें हमें रिक्त स्थानों को भरना है। देखिए, पहला है बंगाल पर अंग्रेजों की जीत डैश 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 की जंग से शुरू हुई थी। तो यहां पर हम देखते हैं कि प्लासी के जंग से जो है बंगाल में अंग्रेजों की पकड़ मजबूत होती है। प्लासी का युद्ध हुआ था प्यारे बच्चों 1757 ईस्वी में, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैदर अली और टीपू सुल्तान डैश 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 के शासक थे। तो कहां के शासक थे? हमने तो अभी पढ़ा है, ये थे मैसूर के शासक। शेर ए मैसूर, टीपू सुल्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डलहौजी ने डैश 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 का सिद्धांत लागू किया। तो आप सभी जानते हैं कि डलहौजी ने विलय नीति का सिद्धांत लागू किया था और बहुत से क्षेत्रों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विलय होगा, ठीक है। अवध का कुशासन पर आरोप लगाकर विलय किया गया था, याद रखना। नेक्स्ट है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के डैश 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 भाग में स्थित थी। तो आप सभी जानते हैं मराठा जो है दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, हम कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम भारत के अंदर जो है मराठा रियासतें स्थित थी। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें है मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत होता गया। ये सही और गलत वाले प्रश्न है, ठीक है, सही और गलत वाले प्रश्न है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो देखिए, ये कथन बिल्कुल असत्य है कि 18वीं सदी में मुगल साम्राज्य मजबूत होता गया। नहीं, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य धीरे धीरे उसका पतन होना शुरू हो गया था। फिर है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपीय कंपनी थी। तो यह भी कथन जो है गलत है, क्योंकि फ्रांसीसी भी आए थे, डच भी आए थे, अंग्रेजों से पहले पुर्तगाली आ गए थे। तो ये बात क्या है? असत्य है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे। तो प्यारे बच्चों, ये बात बिल्कुल सत्य है कि महाराजा रणजीत सिंह जी जो है ये पंजाब के ही राजा थे। चलिए, तो ये हो गए सत्य और असत्य वाले क्वेश्चन। इसमें एक और क्वेश्चन है जो है अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए। तो आप बताइए कि क्या ये बात सत्य है या असत्य है? तो प्यारे बच्चों, यह बात भी असत्य है, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे बदलाव किए थे, ठीक है, उन बदलावों को भी हम पढ़ते हैं। तो ये बात भी असत्य है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, आइए विचार करें के अंदर चौथा क्वेश्चन, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? चलिए इसका हल करते हैं कि आखिरकार यूरोपीय कंपनियां भारत क्यों आना चाहती थी। देखिए, इसके बहुत से कारण थे, जैसे कि यूरोप के बाजारों में भारत के बने सूती कपड़े और रेशम की जबरदस्त मांग थी। एक तो भारत का सूती कपड़ा और एक रेशम, इसकी मांग जो है वो यूरोप में थी। इसी के साथ में भारत के अंदर मसाले जैसे कि काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई और इलायची हो गई, दालचीनी हो गई, इनकी भी मांग जो थी वो यूरोप में थी। ब्रिटिशर्स जो है वो सस्ती कीमत पर यहाँ से खरीदते थे और उन्हें यूरोप में ले जाकर जो है महंगी कीमत पर बेचते थे और मुनाफा कमाते थे। यह कारण था ब्रिटिशर्स का
यूरोपियों का हिंदुस्तान की तरफ आकर्षित होने का। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बंगाल के नवाबों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। हमें देखना है कि बंगाल का नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच में विवाद का कारण क्या है, इनके बीच में क्यों टकराव आए, तो देखते हैं। आइए, बंगाल के नवाबों ने कंपनी को रियायत देने से मना कर दिया। ठीक है, हम देखते हैं सिराजुद्दौला का जो युद्ध भी होता है, ठीक है ना, प्लासी के युद्ध के अंदर, इन्हीं कारणों की वजह से। तो देखिए, बंगाल के नवाब जो है वो रियायत देने से मना कर देता है। दूसरा, बंगाल के नवाब जो है वो स्वयं कंपनी से जो है नजराना मांगने लगते हैं, तो व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो है सिक्के डालने का जो अधिकार होता है वो भी छीन लिया जाता है, उनसे सिक्के डालने का अधिकार छीन लिया गया। और उनकी जो किलेबंदी, वो जो अपनी फैक्ट्रियों के चारों तरफ किलेबंदी कर रहे थे, वो किलेबंदी भी जो है अब करने से मना कर दिया गया। तो इस वजह से जो है टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। आगे देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी, इस वजह से नवाब भी नाराज थे, क्योंकि टैक्स नहीं चुकाएंगे तो फिर बंगाल के राजस्व में कमी आ जाएगी। इसी के साथ अंग्रेजी अफसरों ने उनके लिए अपमानजनक चिट्ठियां लिखी, यानी कि अंग्रेजी जो अफसर हैं वो बंगाल के नवाबों को बदनाम करना चाहते थे और उनके लिए अपमानजनक चिट्ठियां लिख रहे थे। इसके अलावा नवाबों व उनके उत्तराधिकारियों को अपमानित करने का भी प्रयास किया गया था। तो ये कुछ कारण थे जिस वजह से बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अफसर हैं उनके बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फायदा हुआ। दीवानी यानी कि राजस्व एकत्रित करने का जो अधिकार है वो कंपनी को मिल गया, और इससे कंपनी को किस प्रकार मुनाफा होता है, आइए बात करते हैं। देखिए, कंपनी ज्यादा से ज्यादा रियायतें हासिल करने लगी। अब कंपनी को हर क्षेत्र में रियायत चाहिए थी, हर क्षेत्र में छूट चाहिए थी। दूसरा, पहले से मौजूद अधिकारों का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने लगी। अब कंपनी को जो है राजस्व का अधिकार मिल चुका है, अब उसके जो अधिकार है, उसके जो विशेष अधिकार है, उनमें भी वृद्धि हो चुकी है, और वो जो है अब इस चीज का काफी ज्यादा फायदा उठाने लग जाती है। फिर देखते हैं, कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया, क्योंकि अब दीवानी इनके हाथ में आ चुकी है, राजस्व एकत्रित करने का अधिकार मिल चुका है। तो यहां पर यह स्थिति भी हम देखते हैं। मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया था। ये बात हम जान चुके हैं कि कंपनी जो है वो स्वयं ही क्या बन जाती है, स्वयं ही नवाब की स्थिति में आ जाती है। इसी के साथ दीवानी मिलने के बाद कंपनी को अब ब्रिटेन से सोने लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देखिए, पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का क्या करती थी, आयात करती थी, और उस सोने और चांदी से जो है भारत में बनी हुई वस्तुएं खरीदती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है कंपनी स्वयं भारत में ही जो है राजस्व वसूल कर रही है, कंपनी के पास में पैसा आ रहा है, कंपनी अपने सारे खर्चे जो है वह उस पैसे से चला सकती है। देखिए, क्योंकि इस कमाई से, यानी कि अब कंपनी को कमाई हो रही है भारत से, इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी, और कलकत्ते में किले एवं दफ्तरों का लाभ उठा सकती थी। ठीक है ना, तो याद रखना, अब सारे काम जो है वो कंपनी कर सकती थी यहां की इनकम से। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्सिडियरी अलायंस यानी सहायक संधि व्यवस्था की व्याख्या करनी है। सहायक संधि क्या थी, इसके बारे में दोस्तों विस्तार से जानते हैं। आइए देखिए, सहायक संधि मैंने आपको बताया था कि लॉर्ड वेलेंजली, ठीक है, याद रखना प्यारे बच्चों, लॉर्ड वेलेंजली, ठीक है ना, लॉर्ड वेलेंजली के समय जो है सहायक संधि लागू की जाती है। और यहां पर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, जो रियासत इस बंदोबस्त का मान लेती थी उसे स्वतंत्र सेनाएं रखने का अधिकार नहीं मिलता था। यानी कि जो रियासत इस बंदोबस्त को, यानी कि जो रियासत सहायक संधि स्वीकार करती थी, वो अपनी स्वतंत्र सेना नहीं रख सकती थी। फिर देखिए, उसे कंपनी की तरफ से सुरक्षा मिलती थी, यानी कि सेना कौन प्रोवाइड करवाएगी, सेना कंपनी दे देगी, लेकिन दोस्तों उस सेना का खर्चा उस रियासत के राजा को ही देना पड़ेगा। ठीक है, सहायक सेना के रख रखाव के लिए कंपनी को पैसा देते थे। अगर भारतीय शासक रकम देने से चूक जाते तो जुर्माने के तौर पर उनका इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। ठीक है ना, अगर कोई पैसे नहीं देगा सेना के रखरखाव के लिए तो जुर्माने के तौर पर उनका जो कुछ क्षेत्र है वो कंपनी अपने अधिकार में कर लेती थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी का शासन भारतीय राजाओं के शासन से किस तरह अलग था। अब यहां पर हमें अंतर करना है कि कंपनी का शासन कैसा था और भारतीय राजाओं का शासन कैसा था। आइए बात करते हैं। देखिए, भारतीय राजाओं ने अपने राज्य का प्रशासनिक एवं राजस्व विभाजन विभिन्न इकाइयों में कर रखा था, है ना, यानी कि प्रशासनिक इकाई अलग थी, राजस्व इकाइयां अलग थी, लेकिन ये इकाइयां ब्रिटिश प्रशासनिक एवं राजस्व इकाइयों की तरह प्रभावी नहीं थी।
जिस तरह ब्रिटिशर्स की इकाइयां प्रभावी थी वैसे प्रभावी ये नहीं थी। अंग्रेजों ने प्रेसिडेंसी के रूप में एक नई प्रशासनिक इकाइयां बनाई, गवर्नर जिसका मुखिया होता था। यानी कि अब अंग्रेजों ने बहुत सारी प्रेसिडेंसियां बनाई, हमने देखा भाई बंगाल है, बंबई है, मद्रास है, अपनी अलग अलग प्रेसिडेंसी बनाते हैं और गवर्नर जनरल जो है इन प्रेसिडेंसियों का क्या होता है, मुखिया होता है। 1772 में जिले में दीवानी एवं फौजदारी न्यायालयों की स्थापना की गई और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता के अंदर प्यारे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय की भी स्थापना हो जाती है। यहां तक कि अंग्रेजों द्वारा पुलिस तथा राजस्व व्यवस्था में भी काफी सुधार किए गए थे। तो देखिए जितना प्रभावी यहाँ के हम देखते हैं कि बंगाल के जो नवाब हैं यानी या फिर यहाँ के जो राजा हैं उनकी प्रशासन व्यवस्था थी, उससे ज्यादा प्रभावी अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था में देखने को मिलती है। और हम देखते हैं कि आज भी हमारे संविधान में अगर कुछ नियम है तो प्यारे बच्चों वो ब्रिटिश काल से ही चले आ रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कंपनी की सेना की संरचना में आए बदलावों का वर्णन करें कि भाई किस प्रकार कंपनी की सेना जो है वो धीरे धीरे उसकी संरचना में बदलाव आते हैं। तो देखते हैं प्यारे बच्चों, कंपनी ने पैदल एवं सवार सिपाहियों, सवार यानी घुड़सवार हो सकते हैं जो कि घोड़े पर बैठ के सवार होते हैं, तो सवार सिपाहियों की जगह पेशेवर सैनिकों की बहाली करी। यानी जो पेशेवर एकदम प्रशिक्षण लिए हुए सैनिक जो थे उनको रखा, यूरोपीय ढंग से सेना को प्रशिक्षण दिया गया, याद रखिएगा। इन सैनिकों को यूरोपीय शैली में नई युद्ध तकनीक द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। इन सैनिकों को नए एवं अत्याधुनिक हथियारों जैसे मस्केट हो गया, मैचलेक हो गया, है ना, आदि से सुसज्जित किया गया। यानी पहले वाली जो सैनिकें थी वो पैदल सैनिक भी थी, घुड़सवार सैनिक भी थी, वो तलवार से, भालों से, तीरों से ऐसे लड़ती थी। लेकिन ब्रिटिशर्स की जो सेना है वो अत्याधुनिक हथियारों, मस्केट हो गई, है ना, बंदूक हो गई, मैचलॉक हो गई, इनसे जो है युद्ध करती थी। तो ये अत्याधुनिक हथियारों से इन्होंने अपनी सेना को सुसज्जित किया। कंपनी ने अपनी तोपखाने को भी अत्याधुनिक बनाया, यानी तोपखाने का भी निर्माण किया ताकि युद्ध की स्थिति में तोपखाने को भी काम में लिया जा सके। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आइए करके देखें। 10वां क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की जीत के बाद कलकत्ता एक छोटे से गांव से बड़े शहर में तब्दील हो गया। औपनिवेशिक काल के दौरान शहर के यूरोपीय और भारतीय निवासियों की संस्कृति, शिल्प और जीवन के बारे में पता लगाएं। यानी कि यहां पर सीधी सीधी बात है कि औपनिवेशिक जो काल है उसके दौरान जो है यहां पर हम देख रहे हैं कि बंगाल है या फिर भारत की जो संस्कृति है, रहन सहन है, वो किस प्रकार का हो गया था, जो शिल्प है उसके ऊपर जो है प्रकाश हमें यहां पर डालना है। आइए बात करते हैं। देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान कलकत्ता शहर की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी, जैसे कि विभिन्न गवर्नर जनरलों की योजना के फलस्वरूप सिविल लाइंस क्षेत्र का विकास हुआ। सिविल लाइन क्षेत्र बने जहां पर जो है गवर्नर जनरल और कुछ अधिकारी जो है वो रहा करते थे। इसी के साथ में लाटरी समिति 1817 ने नगर के कार्य की भी योजना बनाई। यानी कि नगर के जो कार्य है उसकी योजना बनाई गई लाटरी समिति 1817 के तहत। इसी के अलावा सघन रूप से निर्मित क्षेत्रों को अस्वच्छ के रूप में देखा गया क्योंकि वे सीधे सूर्य के प्रकाश और परिसंचरण या हवा में बाधा डालते थे। यानी जो क्षेत्र ज्यादा बसावट वाले थे, सघन थे, उनको अस्वच्छ क्षेत्र माना जाता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि रहन सहन में और जो बसावट है शहर की, नगर के जो कार्य हैं, इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसी के बारे में तस्वीरें, कहानियां, कविताएं और जानकारियां इकट्ठा करें। अब यहां पर हमें कुछ महान विभूतियां दे रखी है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई है और महाराजा रणजीत सिंह है, ठीक है, महादजी सिंधिया है, हैदर अली है और एक अंग्रेज गवर्नर जनरल डलहौजी हैं। ये दिए हुए हैं, हमें इनके बारे में जानना है और इनकी तस्वीरें इकट्ठी करनी है। तो आइए बच्चों थोड़ी थोड़ी जानकारी भी जान लेते हैं और तस्वीर भी आपको दिखा दी जाएगी। जैसे कि सबसे पहले हम झांसी की रानी की बात करते हैं, रानी लक्ष्मीबाई की, जिनका जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जो मूल नाम है वो लक्ष्मीबाई नहीं था, इनका मूल नाम था मणिकर्णिका। और इनकी माता का नाम क्या था? माता थी भागीरथी सापरे। और पिता की बात करें तो पिता मोरोपंत तांबे, जो कि बिठूर जिले के अंदर जो है पेशवा के दरबार में कार्यरत थे। ये तो इनके पारिवारिक बैकग्राउंड की हमने बात कर ली है। आगे देखिए, पति की बात करें तो गंगाधर राव इनके पति है। पेशवा जो है उन्हें प्यार से छबीली कहते थे। छबीली का मतलब होता है चंचल, ठीक है। और इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि है कि 1857 की क्रांति में झांसी की तरफ से जो है ये अंग्रेजों से लड़ती है और ग्वालियर में जो है इनकी अंग्रेजों से लड़ते हुए मृत्यु हो जाती है, ये वीर गति को प्राप्त होती है। तो 1857 के संग्राम में रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु
हो जाती है। ये तस्वीर आपको यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की दिखाई गई है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पर्सनैलिटी है महादजी सिंधिया। महादजी सिंधिया ने मराठा शक्ति को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भाई मराठा साम्राज्य जो कि भारत के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, महाराष्ट्र वाले एरिया में, पुणे वाले एरिया में। प्यारे बच्चों, हम देखते हैं कि ये मराठा शक्ति को जो है पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके शासनकाल के दौरान ग्वालियर मराठा साम्राज्य में अग्रणी राज्य और भारत में सबसे प्रमुख सैन्य शक्तियों में एक बन गया था। यानी ग्वालियर जो है इसकी शक्ति भी बढ़ गई थी। इसी के साथ वह दिल्ली में मुगलों को फिर से स्थापित करने के लिए 1771 में शाह आलम द्वितीय के साथ दिल्ली आए। शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह होता है, ठीक है ना, तो ये दिल्ली भी आते हैं। आगे देखते हैं, उन्होंने मथुरा के जाटों की शक्ति को नष्ट कर दिया, यानी जाट विद्रोह है उसको भी नष्ट किया। और 1772-73 के दौरान रोहिलखंड में पश्तून रोहिल्लाओं की शक्ति को नष्ट कर दिया। यानी कि जो भी मराठाओं की उन्नति में बाधा बन रहे थे उनको इन्होंने नष्ट किया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान उनकी भूमिका मराठा पक्ष की ओर से सबसे बड़ी थी। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध होता है, उसके बाद में एक संधि होती है सालभाई की संधि। तो 1782 में सालभाई की संधि हुई, जहां पेशवा और अंग्रेजों के बीच इन्होंने क्या की थी, मध्यस्थता की थी। तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ये मराठा साम्राज्य के पुनर्जीवन में, याद रखिएगा। ये है महादजी सिंधिया। तस्वीर आप देख सकते हैं क्योंकि तस्वीरें भी आपको कलेक्ट करनी है। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम हैदर अली। हम देखते हैं टीपू सुल्तान के पिता होते हैं। तो हैदर अली 1721 से 1782 दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के सुल्तान और वास्तविक शासक थे, याद रखना, ठीक है। मैसूर के सुल्तान होते हैं, मैसूर के शासक होते हैं। हैदर नाइक के रूप में जन्मे, उन्होंने खुद को सैन्य के रूप में प्रतिष्ठित किया, सेना के रूप में, है ना। तो एक सैन्य या फिर एक सैनिक के रूप में जो है खुद को क्या करते हैं, प्रतिष्ठित करते हैं। कृष्णराज वोडे और द्वितीय, ठीक है, के दलवई यानी कि कमांडर इन चीफ के पद पर रहते हुए उन्होंने नाम मात्र के सम्राट और मैसूर सरकार का पर अपना दबदबा कायम किया। यानी कि मैसूर सरकार पर अपना दबदबा कायम ये कर लेते हैं, याद रखिएगा। वे 1761 तक सर्वाधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में मैसूर के वास्तविक शासक बन गए। उन्होंने प्रथम और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्धों के दौरान जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य प्रगति के खिलाफ मजबूत उपनिवेश विरोधी प्रतिरोध की पेशकश की और वे लोहे के आवरण वाले मैसूरियन रॉकेट के सैन्य उपयोग के प्रवर्तक थे। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि ये जो है ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ लड़ते हैं, ठीक है। इनके बाद में इनका बेटा टीपू सुल्तान जो है वह भी लड़ता है, जिसकी मृत्यु 1799 में होती है, याद रखिएगा। तो ये है हैदर अली, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं प्यारे बच्चों महाराणा रणजीत सिंह, पंजाब के महाराणा रणजीत सिंह, ठीक है। पंजाब के महाराजा थे, शेर पंजाब के नाम से भी जाने जाते थे। इसी के अलावा उन्होंने पंजाब को एकजुट किया और अंग्रेजों को साम्राज्य के पास भी नहीं भटकने दिया। सीधी सी बात है भाई, इनके जीते जी तो अंग्रेज जो है पंजाब पर अधिकार नहीं कर पाए, इनके मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों ने जो है पंजाब पर अधिकार किया। रणजीत सिंह का जन्म 1780 में गुजरवाला में महाराजा महासिंह के घर हुआ था। और रणजीत सिंह के जो पिता है वो महासिंह है, वो सुकर चकिया मिसल, है ना, क्योंकि हम देखते हैं जो सिख साम्राज्य है वो अलग अलग मिसलों में विभाजित था, जिसमें सुकर चकिया मिसल के जो है प्यारे बच्चों इनके पिता थे, याद रखना। आगे हम देखते हैं चेचक की वजह से उनकी एक आंख की रोशनी चली जाती है। अक्सर कहा जाता है कि जब उनसे पूछा जाता था कि भाई आपकी एक आंख नहीं है, तब वो कहते थे कि भगवान ने मेरी एक आंख खराब कर दी ताकि मैं सबको एक दृष्टि से देख सकूं, सबको एक समान देख सकूं। देखिए कितनी पॉजिटिव विचार है इनके, है ना, कितनी सकारात्मक सोच है। आगे देखिए 12 अप्रैल 1801 को रणजीत सिंह ने महाराजा की उपाधि ग्रहण की थी। उन्होंने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया, याद रखना। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा और कला को भी प्रोत्साहित किया और सन 1839 में महाराजा रणजीत सिंह का निधन हो गया और उनकी समाधि कहां पर है, उनकी राजधानी बनाई जिसको लाहौर में इनकी समाधि है। और इनकी मृत्यु के बाद जो है वो अंग्रेज जो है पंजाब का भी विलय फिर कर लेते हैं। यहां पर तस्वीर में आपको दिखाए गए हैं महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है। आगे देखते हैं लॉर्ड डलहौजी। भाई डलहौजी को भी जान लेते हैं। 1848 में डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होते हैं, ठीक है। ये ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। चलिए, उन्होंने युद्ध व व्यक्तिगत सिद्धांत के आधार पर अंग्रेज साम्राज्य का विस्तार किया। तो अंग्रेजी साम्राज्य का विस्तार किया और बहुत सारे क्षेत्रों का विलय किया था। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर हड़पा गया था डलहौजी के समय में ही। 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय डलहौजी की प्रथम सफलता थी। देखिए रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद में पंजाब का विलय हो जाता है। शिक्षा संबंधी सुधारों में लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच को लागू किया था।
वुड डिस्पैच शिक्षा संबंधी सुधार था, जो कि प्राथमिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए एक व्यापक योजना बनाई गई थी, जिसके तहत, ठीक है। तो वुड डिस्पैच के तहत जो है शिक्षा को लेकर व्यापक योजना बनाई जाती है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि भारत में जो पहली रेल लाइन चली थी वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलती है। डलहौजी को भारत में डाकघर और तार व्यवस्था का भी श्रेय दिया जाता है शुरू करने का, कि जो डाक व्यवस्था है, तार व्यवस्था है, उसे भी शुरू किसने किया था? डलहौजी ने ही किया था। उसका प्रशासन चलाने का तरीका साम्राज्यवाद से प्रेरित था, याद रखना, यानी कि ये अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहते थे, विस्तार करना चाहते थे, इस चीज से प्रेरित था इनका। उसके काल में राज्य विस्तार का काम अपने चरम पर था, याद रखना, यानी कि साम्राज्य विस्तार जो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो एकदम चरम पर था, याद रखना। किसके समय में? लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो यह जो तस्वीर है आपको दिखाई गई है, लॉर्ड डलहौजी की तस्वीर है। तो प्यारे बच्चों, ये थे महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।